आज की फिल्म इतनी खतरनाक है ना दोस्तों कि आपको लगेगा अगर ये सच में होने लगेगा तो हम जैसे लोगों का क्या होगा। हम तो मर ही जाएंगे ना। और इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.8 10 में से, जो कि काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी अच्छी है। फिल्म का नाम है गेट आउट विथ टैगलाइन जस्ट बिकॉज यू आर इन्वाइटेड डज नॉट मीन यू आर वेलकम। इसका आखिरी में आपको सारा मतलब समझ में आएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है आंद्रे नाम के लड़के से, जो कि रात में वॉक कर रहा था। उसे फील होता है कि एक कार उसका लगातार पीछा कर रही है, इसलिए एक नॉर्मल इंसान की तरह वो रास्ता चेंज कर लेता है। वो सोचता है बला टल गई, लेकिन उस कार के रुकते ही उसमें से एक आदमी निकलता है जो आंद्रे को बेहोश करके उसे किडनैप करके ले जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीन है दोस्तों, इसलिए याद रखिएगा, इसका आगे काम पड़ेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है क्रिस की तरफ। क्रिस एक ब्लैक अफ्रीकन लड़का है जो कि प्रोफेशनली फोटोग्राफर है, और उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है रोज़, और रोज़ एक गोरी औरत है। अब विदेशों में रंग भेद रेसिज्म बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में क्रिस काला था और रोज़ एक वाइट गर्ल थी। आज रोज़ क्रिस को लेकर जा रही थी अपनी फैमिली वालों से मिलवाने के लिए, जिस पर क्रिस भी इसी सवाल को पूछता है कि क्या तुम्हारी फैमिली वालों को मेरे काला होने से ऐतराज़ है, जिस पर रोज़ कहती है कि नहीं नहीं, मेरी फैमिली वाले बहुत अच्छे और आज़ाद ख्याल वाले हैं। वो जल्दी से बैग वगैरह पैक करके कार से रोज़ के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। अब कार को यहाँ पे रोज़ ड्राइव कर रही थी और क्रिस अपने बेस्ट फ्रेंड रॉड से बात कर रहा था। बट हर गर्लफ्रेंड की तरह रोज़ ने कहा कि फ़ोन स्पीकर में रख के बात करो, इसलिए क्रिस अपने बेस्ट फ्रेंड से सारी बातें स्पीकर पे करने लगा। वो रोड को धन्यवाद कहता है कि उसके जाने के बाद उसके कुत्ते का ख्याल वो रख रहा है, लेकिन इस बातचीत के दौरान रोज़ गलती से एक हिरण का एक्सीडेंट कर देती है। बेचारा हिरण मर जाता है, इसलिए वो तुरंत पुलिस वालों को कॉल करते हैं। यहाँ पे पुलिस वाले रोज़ का लाइसेंस वगैरह चेक करते हैं, बट इसी के साथ में क्रिस का भी लाइसेंस, आइडेंटिटी कार्ड ये सब चेक करते हैं, जो कि साफ दिखा रहा था कि पुलिस वाले भी रेसिस्ट थे और जस्ट बिकॉज क्रिस काला है इसलिए उसे परेशान कर रहे थे। रास्ता हंसी खुशी कटता है और फाइनली वो रोज़ के घर पहुंच जाते हैं। रोज़ की फैमिली वाले काफ़ी अमीर और वेल एस्टैब्लिश थे। रोज़ के डैड का नाम था डीन और रोज़ की मॉम का नाम था मिसी। यहाँ पर डीन एक न्यूरो सर्जन था, यानी दिमाग का इलाज, और वहाँ पे मिसी एक मनोचिकित्सक थी और हिप्नोटाइज करके लोगों का इलाज करती थी। काफ़ी अच्छी जोड़ी थी इनकी। एक फॉर्मल हाई हेलो के बाद में डीन, जो कि रोज़ के पापा थे, वो क्रिस को फैमिली टूर देने लगते हैं, घर को दिखाने लगते हैं कि घर कैसा है, माहौल कैसा है। इस बीच क्रिस नोटिस करता है कि घर का गार्डनर एक अफ्रीकन काला आदमी है। इसी के साथ में घर की नौकरानी भी एक अफ्रीकन काली औरत थी। ये देखकर क्रिस को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है कि कहीं रोज़ की फैमिली वाले भी रेसिज्म में बिलीव तो नहीं करते कि काले लोगों को गुलाम बनकर रहना चाहिए। जिस पर डीन क्लियर करता है कि ये दोनों जो सर्वेंट है ये उनके मम्मी पापा की देखभाल करते थे। जब मम्मी पापा बुजुर्ग हो गए और ख़त्म हो गए तो हमने इन्हें नौकरी से निकालना उचित नहीं समझा और हमें इन्हें दूसरी नौकरी देनी पड़ी। अब क्रिस को थोड़ा सुकून आता है। उसके बाद सब नाश्ता वगैरह करने के लिए टेबल में जमा होते हैं, जहाँ पर बातों ही बातों में हमें पता चलता है कि क्रिस की कोई फैमिली नहीं है। क्रिस के मॉम डैड बचपन में ही गुजर गए थे, जिसका ट्रॉमा आज तक क्रिस को है, और इसी कारण क्रिस को स्मोकिंग की बुरी हैबिट पड़ गई है। जिस पर डीन एडवाइस करता है क्यों ना वो मिसी की हिप्नोटिज्म वाली थेरेपी, उसकी बुरी आदतें भी चली जाएंगी और उसका पास्ट ट्रॉमा भी ठीक हो जाएगा। बातें हंसी खुशी से बीत जाती है कि अचानक घर की मेड, जो कि अफ्रीकन लेडी थी, वो आकर सबके गिलास में जूस डालने लगती है, और पता नहीं उसका ध्यान कहाँ पर था कि वो क्रिस के गिलास में कुछ ज़्यादा ही जूस डालती है, जिससे जूस बहने लगता है। इस चीज़ को देखकर रोज़ की मॉम मिसी उस नौकरानी को बहुत ज़ोर से डांटती है। अब उस नौकरानी के फेस पे एक अजीब सा मिक्स एक्सप्रेशन था। वो स्माइल भी कर रही थी, बट उसकी आंखें कहीं घबराई हुई सी थी, जैसे कि कुछ कहना चाह रही है पर कह नहीं पा रही है। क्रिस इस बात को नोटिस तो करता है, लेकिन इससे पहले कि वो ज़्यादा सोच पाता, उन्हें ब्रेकफास्ट में ज्वाइन करता है जेरेमी। जेरेमी रोज़ का भाई था और कॉलेज ख़त्म होकर अपनी छुट्टियों में घर आया हुआ था। रात के डिनर में सब लोग फिर से मस्ती मजाक कर रहे थे, जिस पर जेरेमी क्रिस को कहता है कि मैंने सुना है अफ्रीकन लोगों का DNA बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए उनकी मसल्स भी स्ट्रांग होती है। क्या तुम भी स्ट्रांग हो? चलो फाइट करते हैं। और ये कहकर वो क्रिस को बार बार प्रोवोक करने लगता है, उकसाने लगता है कि चलो हम लड़ें, चलो हम लड़ें। बात काफ़ी टेंस्ड हो गई थी, जिस चीज़ को रोज़ की फैमिली वाले मम्मी पापा आकर संभालते हैं
कि जेरेमी अभी ड्रंक है, शायद इसलिए फालतू बातें कर रहा है। लेकिन क्रिस इस बीच नोटिस करता है कि घर की अफ्रीकन नौकरानी फिर से उसे घूर घूर कर देख रही है। पता नहीं इस नौकरानी में ऐसा क्या था, कुछ ऐसा था जो वो क्रिस को बताना चाहती थी बट बता नहीं। उस रात को रोज और क्रिस भी जब साथ में बेडरूम में होते हैं तो रोज अपने भाई के इस बचकाने बिहेवियर के लिए सॉरी बोलती है और साथ में उसे बताती है कि कल घर में एक बहुत अच्छी पार्टी होने वाली है जिसमें शहर के सारे अमीर लोग आने वाले हैं। रात को सोने के समय में आज क्रिस को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो सोचता है कि बाहर जाके स्मोकिंग करके आ जाते हैं। जब वो बाहर स्मोकिंग करने जाता है तो वो दो अजीब चीज नोटिस करता है कि घर का गार्डनर जो कि अफ्रीकन आदमी था वो गार्डन में बहुत तेजी से दौड़ लगा रहा था। वो इतना तेज दौड़ रहा था कि एक पल तो क्रिस को लगा कि उसे ठोक देगा, पर क्रिस को समझ नहीं आया कि यह आदमी दौड़ क्यों रहा है। वहीं दूसरी तरफ घर की मेड शीशे में अपनी स्किन को छू रही थी, जैसे वो अपनी खूबसूरती से मैस्मराइज्ड हो या फिर पता नहीं क्या। जैसे ही क्रिस स्मोकिंग करने के बाद अंदर आता तो पाता है कि मिसी हॉल में बैठी हुई थी और चाय की चुस्कियां ले रही थी। वो क्रिस को फिर से अप्रोच करती है कि अगर क्रिस चाहे तो उसकी थेरेपी ले सकता है, इसलिए क्रिस भी बैठ जाता है और यहाँ पर मिसी उसे हिप्नोटाइज करना शुरू करती है। वो लगातार अपनी चाय के कप पे चम्मच घुमाए जा रही थी जिससे एक अजीब सा साउंड पैदा हो रहा था और इसे सुन के क्रिस हल्के हल्के नशे में आना शुरू हो गया था। इस नशे में वो क्रिस से उसकी फैमिली के बारे में, उसकी स्मोकिंग हैबिट के बारे में, उसके ट्रॉमा के बारे में बात करती है। फाइनल टच के लिए वो अपने कप को 2 बार चम्मच से ठोकती है जिससे एक आवाज़ पैदा होती है और ये आवाज़ सुनकर क्रिस पैरालाइज हो गया था। उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अंधेरी जगह में डूबते जा रहा है। उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी समझ, उसका दिमाग उसका साथ छोड़ चुका था। अगले सीन में वो हमें सोता दिखाई देता है और जब वो सोकर उठता है तो उसे लगता है कि कल वो थेरेपी वगैरह वाली चीज़ें जो भी हुई थी शायद उसका कोई बुरा सपना रहा होगा। वो देखता है उसके फ़ोन की बैटरी काफ़ी कम है, इसलिए वो फ़ोन को चार्ज में लगाता है और फोटोग्राफी करने के लिए बाहर चले जाता है। यहाँ पर वो सोचता है कि चलो गार्डनर से थोड़ी बातचीत कर ली जाए, उसी की जात बिरादरी का तो है, अफ्रीकन और काला आदमी। लेकिन वो एक स्ट्रेंज चीज़ नोटिस करता है, उस अफ्रीकन गार्डनर की एक्सेंट बिल्कुल इंग्लिश आदमियों की जैसी थी, इवन उसकी चाल ढाल भी अंग्रेज़ों की तरह थी। इस बीच वो गार्डनर क्रिस से पूछता है कि क्या मिसी की थेरेपी काम की, क्योंकि मिसी की थेरेपी बहुत अच्छी होती है। और इससे क्रिस को समझ में आता है कि जिसे वो अभी तक नाइटमेयर समझ रहा था, हकीकत में कल रात को उसकी थेरेपी की गई थी। क्रिस तुरंत रूम में जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को सारी बात बताता है कि कल उसकी मॉम ने उसके साथ क्या क्या किया, जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड उसे सॉरी कहती है कि सॉरी मेरी मॉम ने तुम्हारी थेरेपी ली। बट इससे क्रिस कहता है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आज सुबह से मुझे स्मोकिंग करने का मन नहीं किया है और मैं बहुत हल्का हल्का महसूस कर रहा हूँ। इस बीच वो बातें करते ही रहते हैं कि खिड़की से दिखाया जाता है कि बहुत सारे अमीर लोगों का काफिला उस घर में आ रहा था क्योंकि आज हाउस पार्टी थी। पार्टी में क्रिस और रोज भी आते हैं। यहाँ पर कई सारे बूढ़े कपल थे और सभी बहुत ही अमीर थे। सभी बूढ़े कपल एक एक करके क्रिस से मिल रहे थे, जहाँ पर क्रिस से वो उसकी पसंद नापसंद, कौन कौन से खेल वो खेलता है, उसकी शारीरिक एबिलिटी, इवन उसकी सेक्सुअल एबिलिटी तक पर क्वेश्चन उठाए जाते हैं। पता नहीं क्यों ये सब क्रिस पर कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहे थे और अजीबोगरीब सवाल कर रहे थे। क्रिस को इन सब के बीच में फिर से भेदभाव और रेसिज्म वाली फीलिंग आती है। वो उनके बर्ताव से चिढ़ जाता है, इसलिए फ़ोटोग्राफी करने लगता है क्योंकि यही तो उसका पैशन था ना। और इस फोटोग्राफी के बीच में वो लोगन किंग से मिलता है। लोगन किंग भी एक ब्लैक आदमी था, बट क्रिस को भी ये काफ़ी अजीब लगता है। हालांकि लोगन किंग की उम्र क्रिस के ही जैसी थी, वो भी जवान था, पर उसका पहनावा किसी बूढ़े आदमी की तरह था। साथ ही में उसका भी एक्सेंट एक इंग्लिश मैन की तरह था। वैसे अफ्रीकन लोगों का इंग्लिश बोलने का तरीका थोड़ा अलग होता है ना। इसी के साथ में उसे मॉडर्न तरीके से हैंडशेक करने भी नहीं आता था। और हद तो तब हो जाती है जब लोगन किंग की वाइफ एक अमीर गोरी बूढ़ी औरत निकलती है। अब ये देखकर क्रिस को बहुत ज़ोर से झटका लगता है कि चलो ठीक है, इंसान का तौर तरीका बदल सकता है क्योंकि वो अंग्रेजों के साथ रह रहा है, लेकिन शादी एक बुजुर्ग औरत से क्यों करेगा? इस दौरान वो एक ब्लाइंड आदमी जिम हडसन से मिलता है। जिम की बातें क्रिस को काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि जिम एक अंधा आदमी था।
वो बचपन से अंधा था, उसने दुनिया के कोई भी रंग नहीं देखे थे। जबकि क्रिस एक फोटोग्राफर था, उसने कैमरा के साथ साथ अपनी भी आंखों के लेंसेज से पूरी दुनिया की खूबसूरती देखी थी। जिम उसके पैशन को, उसके प्रोफेशन को काफ़ी अप्रिशिएट करता है और कहता है कि तुम्हारे पास काफ़ी अच्छी आंखें हैं। चलो कम से कम कोई तो था जो क्रिस को अप्रिशिएट कर रहा था। पार्टी से थक कर क्रिस अपने रूम में जाता है और जब वो ऊपर जाने लगता है तो पार्टी में सभी लोगों की नज़रें सिर्फ उसी के ऊपर थी, जैसे वो उसे ही देखने आए हों। जब वो रूम में जाता है तो देखता है कि उसके फ़ोन का चार्जर हटा हुआ था। उसे शक होता है कि बाजू रूम में जो अफ्रीकन नौकरानी काम कर रही है, शायद उसने फ़ोन का चार्जर हटाया होगा। वो तुरंत अपने फ़ोन से रॉड, उसके बेस्ट फ्रेंड को कॉल करता है और घर की हाउस पार्टी, घर में हुए हिप्नोटिज्म के प्रोसेस को और इवन लोगन के बारे में भी बताता है कि कैसे इस घर के अफ्रीकन लोग अमेरिकन एक्सेंट में बात करते हैं और कुछ अजीब है। और सबसे पहली बात तो लोगन ने एक बूढ़ी औरत से शादी की है। इस पर रॉड उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि भाई सुनो, उस घर में बच के रहना। क्या है, गोरे लोगों को ना काले लोगों को स्लेव बनाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी स्लेव बना ले। बात रही गई हो जाती है, लेकिन इस बीच पीछे से वो अफ्रीकन नौकरानी आकर क्रिस को डरा देती है, जिससे क्रिस के मुंह से एक अजीब सी गाली निकल जाती है जिसको वो अफ्रीकन औरत समझ ही नहीं रही थी। जबकि ये औरत भी क्रिस की उम्र की थी, तो इसे मॉडर्न गालियाँ क्यों नहीं समझ आ रही थी। और अगेन इसका भी एक्सेंट अमेरिकन लोगों के जैसे। यहाँ पर उस अफ्रीकन औरत के हाव भाव काफ़ी अलग थे। वो हंस रही थी और साथ में रो भी रही थी, जैसे अगेन वो कुछ कहना चाहती है बट कुछ है जो उसे रोक रहा है। वो वहाँ से फिर चली जाती है, लेकिन क्रिस अपना मोबाइल लेके नीचे जाता है ताकि वो लोगन किंग की फ़ोटो खींच सके। जब वो लोगन किंग की फ़ोटो खींच रहा था तो उसे ध्यान नहीं रहता कि फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन है और फ्लैशलाइट पड़ते ही लोगन के नाक से खून बहने लगता है, जैसे कि वो कुछ अलग ही आदमी बन गया था। और उसके बाद वो क्रिस को मारने लगता है और उसे पकड़कर बार बार कहता है गेट आउट एंड गेट आउट। अब ये देखकर पूरी पार्टी का मज़ा ख़राब हो चुका था। लोगन किंग अपने आपे से बाहर हो गया था सिर्फ एक फ्लैशलाइट के कारण। इसका राज तो आगे ही खुलेगा। मिसी उसे हिप्नोटाइज करती है, उसे नॉर्मलाइज करती है, जिस पर लोगन कहता है कि उसे अब काफ़ी बेहतर फील हो रहा है। पार्टी का मूड लाइट करने के लिए रोज़ क्रिस को बोलती है कि क्यों ना हम एक रोमांटिक वॉक पर चलें। और यहाँ पर क्रिस के जाते ही एक नीलामी शुरू होती है, क्रिस की ही। उसकी फ़ोटो के सामने सभी अमीर लोग बोली लगा रहे थे और सबसे ज़्यादा बोली लगाई थी जिम हडसन, यानी उस अंधे आदमी ने। तो ये सब हो क्या रहा था? यहाँ पर वॉक के दौरान क्रिस अपनी गर्लफ्रेंड रोज़ को सारी बातें पोक देता है कि उसे हिप्नोटिज्म के बाद कैसा लग रहा है, उसे लोगन कैसे अलग लगा, उसे घर का गार्डनर और इवन नौकरानी तक अजीब लगते हैं। सारी बातें वो पोक देता है अपनी गर्लफ्रेंड के सामने और लास्ट में कहता है मुझे घर जाना है। जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है ठीक है, हम कल सुबह ही घर जाएंगे। रात को जब वो अपने रूम में आते हैं और अपनी पैकिंग करने लगते हैं तो क्रिस को उसकी गर्लफ्रेंड की एक अलमारी खुली हुई दिखती है। वो उस अलमारी को खोलता है तो पाता है कि रोज़ के उसके पहले भी कई सारे अफ्रीकन लोगों के साथ ताल्लुकात थे और उन सब की फ़ोटो उसने एक पिटारे में जमा करके रखी थी और साथ ही साथ गार्डनर की, इवन घर की नौकरानी के साथ भी उसकी फ़ोटो थी। तो क्या ये सभी किडनैप करके यहाँ पे लाए गए थे और गुलाम बनाकर हमेशा रख लिए गए थे? उसकी गर्लफ्रेंड के आने पर वो बिल्कुल नॉर्मल होने का बिहेव करता है और बैग पैक करके घर के बाहर जाने लगता है, पर दरवाजे के पास जेरेमी खड़ा हुआ था, हाथ में डंडा। दोनों में हाथापाई होने लगती है, जिस बीच क्रिस बार बार रोज से हेल्प मांग रहा था कि गाड़ी की चाबी लाओ, हमें अभी निकलना है। जिस पर हमें पता चलता है कि रोज भी उसके घर वालों के साथ मिली हुई है। उसने चाबी अपने पास ही रखी थी पर क्रिस को बताया नहीं था। और यहाँ पर रोज के मम्मी और पापा भी आ चुके थे। रोज की मम्मी मिसी फिर से कप में चम्मच से 2 बार आवाज़ करती है, जिससे क्रिस पैरालाइज हो जाता है और उसकी कॉन्शियसनेस उसका शरीर छोड़ देती है। बेचारा फिर रोने लगता है कि ये क्या हो गया उसके साथ। इस बीच रॉड, जो कि क्रिस का बेस्ट फ्रेंड था, वो क्रिस के फ़ोन में लगातार कॉल कर रहा था, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो रहा था। इस बीच वो लोगन किंग की फ़ोटो जो उसे क्रिस ने भेजी थी उसे गूगल करने लगता है और उसे पता चलता है कि ये तो आंद्रे है, जो कि फिल्म के सीन में हमें शुरू में किडनैप होते दिखाया गया था। यानी क्या इस लोगों ने आंद्रे को भी किडनैप करके अपना गुलाम बना लिया था? ये भी आगे ही जाकर पता चलेगा। बेसमेंट की कुर्सी पे जब क्रिस को होश आता है तो उसके सामने एक वीडियो चल रहा था। ये वीडियो रोज के दादा का था,
जो बता रहे थे कि भगवान ने कुदरती तौर से अफ्रीकन लोगों को शारीरिक रूप से मजबूत बनाया है, लेकिन अंग्रेज़ों को एक अच्छा दिमाग दिया है। इसलिए हम अंग्रेज़ों से पैसा लेकर उनके दिमाग को और उनके मेमोरी को अफ्रीकन लोगों के दिमाग और मेमोरी से रिप्लेस करते हैं, एक काइंड की ब्रेन सर्जरी, जिससे हम अंग्रेज हमेशा अमर रहेंगे और हमारे दिमाग को एक मजबूत शरीर, एक अफ्रीकन शरीर मिल जाएगा। हम अमर होने का नया फॉर्मूला खोज लिए हैं। वीडियो के लास्ट में फिर से चाय की कप का वीडियो आता है, जिसकी आवाज़ सुनकर क्रिस बेहोश हो जाता है। यहाँ पर दूसरी तरफ बेस्ट फ्रेंड रॉड पुलिस वालों के पास जाकर सारी किडनैपिंग के बारे में बताता है, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं थे। इवन उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि भला आज के ज़माने में भी कौन अफ्रीकन लोगों को गुलाम बना कर रखेगा। वो जब क्रिस के फ़ोन पे फ़ोन करता है तो इस बार उसका फ़ोन लकीली लग जाता है और रोज़ उसका फ़ोन उठाती है। रोज़ उससे मैनिपुलेटिव बातें करने लगती है कि 2 दिन पहले ही क्रिस यहाँ से चला गया है बिना मुझे बताए। ये सुन के रॉड को यकीन हो जाता है कि वो उसे उल्लू बना रही है। यहाँ पर फिर से जब क्रिस को होश आता है तो इस बार एक नया वीडियो चल रहा था, जिस वीडियो में जिम हडसन उसे थैंक यू बोल रहा था, क्योंकि जिम ने अब उसे खरीद लिया है और अब जिम क्रिस की आंखों से दुनिया देखेगा, क्योंकि अब उसका दिमाग क्रिस के शरीर में फिट होने वाला था। इस बार क्रिस नोटिस करता है कि कुर्सी में से कुछ रुई निकल रही है, इसलिए वो उस रुई को अपने कान में ठूस लेता है और अगली बार जब चाय का वीडियो प्ले होता है तो वो बेहोश नहीं होता, बल्कि बेहोश होने का नाटक करता है। उसी घर के दूसरे कमरे में जिम का ऑपरेशन चल रहा था। उसका दिमाग उसके शरीर से निकाल लिया गया था और यह ऑपरेशन कोई और नहीं, रोज़ के पापा कर रहे थे। जेरेमी जब क्रिस को लेने के लिए आता है उसकी सर्जरी करने के लिए, और जैसे ही क्रिस का हाथ खोलता है तो क्रिस उसे मार मार के बेहोश कर देता है, क्योंकि उसने कानों में रुई लगा कर रखी थी। उसके बाद वो कमरे में लगे हुए हिरण के सींगों को उठाता है और बाजू कमरे में जाकर डॉक्टर को भी मार डालता है, लेकिन डॉक्टर मरने से पहले पूरे घर के कमरों में आग लगा दिया था। क्रिस अब जाता है रोज़ की मम्मी को मारने के लिए, और रोज़ की मम्मी सबसे पहले अपने चाय और चम्मच को उठाने जाती है ताकि क्रिस को बेहोश कर सके, लेकिन क्रिस उसके चम्मच और चाय को पहले भगाता है, तोड़ता है और उसके बाद एक नुकीली चीज़ से मिसी को भी मार डालता है। ये सब करने के बाद जब वो दरवाजे की तरफ भागता है तो जेरेमी उसे पीछे से पकड़ लेता है, क्योंकि जेरेमी सिर्फ बेहोश हुआ था। इसलिए क्रिस इस बार उसे इतना मारता है कि साले की खोपड़ी ही फट जाए और वो मर जाए। इन सब बातों से बेखबर रोज़ गाना सुनते हुए, बादाम और दूध खाते हुए परिवार के लिए ऑनलाइन न्यू अफ्रीकन बंदा खोज रही थी, जिसको वो डेट करेगी और फिर से इस परिवार में लेकर आए। क्रिस तुरंत कार चालू करके भागते जाता है, बट इस हड़बड़ी में वो घर की अफ्रीकन नौकरानी को ठोक देता है। अब क्रिस एक इंसानियत वाला आदमी था, इसलिए तुरंत वो नौकरानी को कार में बिठाता है, लेकिन ये नौकरानी क्रिस पर ही झपट्टे मारने लगती है। तो हकीकत ये थी कि ये नौकरानी कोई और नहीं, रोज़ की दादी थी, और इन्होंने रोज़ की दादी के भी दिमाग को इम्प्लांट कर दिया था इस अफ्रीकन औरत में। इनमें बहुत हाथापाई होती है, जिसके चक्कर में गाड़ी ठुका भी जाती है, और तब तक रोज़ बंदूक की गोली लेकर बाहर आ गई थी और वो लगातार क्रिस पर ओपन फायर करते जा रही थी। क्रिस फिर से भागता है, बट इस बीच उसे पकड़ लेता है घर का अफ्रीकन गार्डनर, और ये अफ्रीकन गार्डनर था रोज़ का दादा, यानी इन्होंने अपने दादा दादी को भी अफ्रीकन लोगों के साथ रिप्लेस कर दिया था। यहाँ पर क्रिस कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करता है। फ्लैशलाइट ऑन होते ही उस अफ्रीकन आदमी की भी मेमोरी रिवाइंड हो जाती है और वो अपने असली पर्सनैलिटी में आ जाता है, और उसके बाद वो रोज़ की गन लेकर पहले उसे शॉट करता है और उसके बाद खुद को भी गोली मार लेता है, क्योंकि वो भी अपनी ज़िंदगी से तंग आ गया था। ये भी जीना क्या जीना था जिसमें तुम दूसरे के शरीर में दूसरे का गुलाम बन के जी रहे हो। क्रिस चाहता तो रोज़ का गला दबाकर मार देता, क्योंकि रोज़ घायल थी, लेकिन प्यार करता था उससे, उसे मार नहीं पाता। और इस बीच सही समय पर उसका बेस्ट फ्रेंड रॉड भी गाड़ी लेके आ जाता है। दोनों गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं रोज़ को रोड में छोड़कर कि खून बहने से खुद ही मर जाए। तो अब फिल्म की कहानी निकलकर सामने आती है, जो चलिए हम समझते हैं। तो होता ये था कि रोज़ अफ्रीकन लड़कों को अपने हुस्न के जाल में फंसाती थी। जिन लड़कों को जब वो अपने घर में लाती थी तो उनका ऑक्शन होता था, जिसमें कई सारे अमीर लोग पार्टिसिपेट करते थे।
इस ऑक्शन में जो भी आदमी उसे खरीद लेता था, उस आदमी के दिमाग की मेमोरी को इस अफ्रीकन आदमी के दिमाग की मेमोरी के साथ रिप्लेस कर दी जाती थी, क्योंकि रोज़ के डैड एक न्यूरोसर्जन थे और इस काम की शुरुआत उन्होंने सबसे पहले अपने दादा और दादी से शुरू की थी, क्योंकि उसके दादा ने ही इस काम की नींव रखी थी। इसलिए घर का जो गार्डनर था सबसे पहले उसे फंसाया गया था और उसके अंदर रोज़ के दादाजी की मेमोरी डाली गई थी। अब क्योंकि एक ही शरीर में दो मेमोरीज एक साथ थी, एक रोज़ के दादा की और एक खुद उस अफ्रीकन आदमी की, लेकिन कहीं ना कहीं उस अफ्रीकन आदमी की मेमोरी सप्रेस हो गई थी। लेकिन कभी कभी जब वो जाग जाता था तो वो घर में भागने लगता था, दौड़ने लगता था, उस घर से भाग के निकलने की कोशिश करता था, लेकिन रोज़ के दादा की मेमोरी उसे रुकने को कहती थी। सेम हुआ था घर की मेड के साथ में। घर की मेड भी कभी ना कभी चाहती थी कि क्रिस को सच्चाई पता चल जाए और वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन रोज़ की दादी की मेमोरी उस अफ्रीकन लेडी की मेमोरी को ओवर पावर कर लेती थी, जिससे वो लेडी हंसती भी रहती थी और रोती भी रहती थी अपनी बेबसी पर लोगन किंग ने सब कुछ बक दिया। जब उसकी आंखों में फ्लैश लाइट पड़ी थी तो उसकी मेमोरी ट्रिगर हो गई थी और उसके बाद वो बार बार क्रिस को गेट आउट बोलकर भागने के लिए आगाह कर रहा था, जो क्रिस समझ नहीं पाया था। और मिसी उसे फिर से हिप्नोटाइज कर नॉर्मल कर दी थी। यानी आंद्रे, जिसको फिल्म के फर्स्ट सीन में किडनैप किया गया था, उसे इस अमीर अमेरिकन लेडी ने खरीदा था और इसे अपना पति बना कर रखा था, क्योंकि लोगन किंग के अंदर उसके पति की मेमोरी फिट की गई थी। काफ़ी वियर्ड स्टोरी थी और लकीली क्रिस तो यहाँ से बचकर निकल गया था, लेकिन कैसे बचेगी वो फैमिली जिन्होंने 9 साल की एक लड़की को अडॉप्ट किया है और ये लड़की अपने पापा के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाना चाहती है, और अगर उसके पापा ने मना किया तो वो उनके पूरे परिवार को मार डालेगी। जानिए पूरी कहानी ऑर्फन मूवी में। और तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा काफ़ी भला होगा।